आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक समान या अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। अब देखते हैं कि एक स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर के ऊपर जो है आवेश जो है वो एक समान रूप से वितरित है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक सीधा चालक तार, इस पर जो आवेश है वो समान रूप से वितरित है, यानी आवेश की मात्रा जो है वो सब जगह एक समान है। इसके कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि इस तार से लंबवत आर लंबवत दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। तो यहां से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो उस तार से, चूंकि ये प्लस चार्ज है इसलिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो इससे बाहर की होगी। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। मान लेते हैं कि बिंदु P, ये बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इस तार पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होगी वो ऐसे ही बाहर की ओर होगी। ऐसे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की डायरेक्शन होगी वो बाहर की होगी। इस तरफ यहां पर भी यदि हम देखते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो बाहर की ओर होगी। बाहर की ओर दिशा क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो चालक तार है ये धन आवेश से आवेशित है और धन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो पृष्ठ से बाहर की ओर होती है। तो यहाँ पर इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें पहले कुछ थ्योरी लिखना है। थ्योरी में क्या माना कि L लंबाई का एक आवेशित चालक तार है जिससे लंबवत r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। उस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और ये जो चालक तार है, इस चालक तार पर आवेश का पृष्ठ घनत्व लैम्डा है। इससे पहले वाले जो चैप्टर में हमने पढ़ा था आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व आप जानते हो तीन प्रकार का होता है: रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। चूंकि इस तार पर जो आवेश का वितरण है इसकी लंबाई के अनुदिश हुआ है, इसलिए इस पर जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है उसको हम क्या कहेंगे? लैम्डा कहेंगे। तो कुछ थ्योरी लिख लेते हैं। अब जो बात हमने कही थी उस बात को हमने थ्योरी के रूप में लिख लिया। थ्योरी के रूप में हमने लिखा, माना L लंबाई का एक समान आवेशित चालक तार जिस पर आवेश घनत्व लैम्डा है, और लैम्डा जो होता है वो रेखीय आवेश घनत्व होता है, से r दूरी पर, यानी इस चालक तार से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ये बिंदु P, इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस बिंदु P के चारों ओर एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करेंगे। और जैसा कि इससे पिछले वाले वीडियो में भी आपने देखा था कि हमने गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, तो वहां पर अब भी हमने एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण किया था। इसी प्रकार इसके चारों ओर भी हम एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करेंगे। इस प्रकार देखते हैं हम कि उस बिंदु P के चारों ओर हमें एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके चारों ओर अब आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पर इसके चारों ओर एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण किया। आप सोच रहे हो कि हमने बेलन का निर्माण क्यों किया, हमने गोले का निर्माण क्यों नहीं किया? यदि हम गोले का निर्माण करते तो ये चालक तार है और इस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सभी बिंदुओं पर एक समान नहीं होती, और हमने क्या कहा है कि जो चालक तार है वो एक समान आवेशित है। यदि हम देखते हैं कि इसके चारों ओर हमने गोले का निर्माण करते हैं, क्योंकि गोला भी गाउसियन पृष्ठ होता है, परंतु हम देखते हैं यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन है, यहाँ पर तो एंगल बनेगा 90 डिग्री का, यहाँ पर एंगल कुछ अलग बनेगा, यहाँ पर कुछ अलग बनेगा।
इसका मतलब ये हुआ कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सर्वत्र एक समान नहीं होगी। इस कारण हमें इस बिंदु P के चारों ओर एक बेलन का निर्माण किया और ये जो बेलन का निर्माण किया, ये बेलन हमारे लिए गाउसियन पृष्ठ का काम करेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन ऐसे हो गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वायर से बाहर की ओर निकलेगी। अब देखते हैं हमारे पास 3 पृष्ठ बने हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात यह है कि इसमें एक पृष्ठ तो हमें ये बना, इसको S1 मान लेते हैं। एक पृष्ठ आपके पास ये बना जिसको हमने S2 मान लिया, और एक पृष्ठ ये बना जिसको हमने S3 मान लिया। तो अब हम देखते हैं कि इन तीनों पृष्ठ के कारण इस पृष्ठ पर से कितना फ्लक्स निकल रहा है, इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है, इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है। अब हम यदि इस बेलन में देखें तो ये जो भाग है इस बेलन का वृत्तीय फलक है, इसको हम क्या कहें, बेलन का वृत्तीय फलक। और S1 भी इस बेलन का वृत्तीय फलक है और S2 भी इस बेलन का वृत्तीय फलक है, और S3 जो है S3 जो है वो इस बेलन का वक्र पृष्ठ है। तो यहां पर हम इन तीनों पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल फ्लक्स का जो है गणना करेंगे। तो देखते हैं कि पहले पृष्ठ S1 से कितना फ्लक्स जा रहा है। मान लेते हैं कि पृष्ठ S1 पर कोई अल्प पृष्ठ जो है उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कि वो DS1 है। तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स, तो हम लिखेंगे पृष्ठ S1 से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स, यानी S1 से जितना फ्लक्स जा रहा है उस फ्लक्स का हम कैलकुलेशन करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे phi1 इक्वल टू EDS1। EDS1 मतलब आप हमें ये देखना है कि E और DS1 के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमें ये चीज समझना है। देखो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, यानी दिशा ऐसे हो गई। अब हम बात कर रहे हैं DS1 की डायरेक्शन, यानी इस पूरा जो वृत्तीय फलक है इसकी जो डायरेक्शन होगी, यानी इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन होगी यहाँ से ऊपर की ओर। तो आप देख रहे हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे जा रही है और इसका जो S1 का एरिया डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर जा रहा है। मतलब दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं phi1 इक्वल टू EDS1 cos 90 डिग्री, यानी दोनों के बीच का DS1 और E के बीच का जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम चूंकि हम जानते हैं cos 90 इक्वल टू 0, तो यहां से आप phi1 की वैल्यू निकाल सकते हो EDS1 इंटू 0। तो यहां से आपने क्या निकाला कि phi1 की जो वैल्यू है वो क्या आ गई आपके पास 0, यानी आपने देखा कि फलक S1 से या पृष्ठ S1 से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना है, 0 है। आप ऐसे देख सकते हो ये जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के समांतर है ये वाला, इसलिए इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो 0 होगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं पृष्ठ S2 की। पृष्ठ S2 से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। इसको नाम दे देते हैं हम phi2। अब phi2 के लिए यदि हम देखेंगे तो phi2 क्या होगा हमारे पास, phi2 पे भी हम एक अल्प पृष्ठ DS2 की कल्पना कर लेते हैं। तो यहां पर भी जो वैल्यू होगी आपकी EDS2 और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन तो ऐसे जा रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे हो गई और इसका जो एरिया वेक्टर है इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई। तो दोनों के बीच का जो एंगल बना वो 90 डिग्री का बना। तो हम phi2 को कह सकते हैं, phi2 की वैल्यू cos 90 इक्वल टू 0। तो आप इसको भी लिख सकते हो, phi2 की वैल्यू आपके पास आ गई 0। अब हमें निकालना है
इस वाले भाग का कि इस वाले भाग यानी S3 से होकर कितना फ्लक्स गुजर रहा है। तो पृष्ठ S3 से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे हम। अब हमें निकालना है पृष्ठ S3 से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स। देखते हैं पृष्ठ S3। अब ये पृष्ठ S3 है, इस पृष्ठ S3 पर हम एक अल्प अवयव DS3 की कल्पना कर लेते हैं कि मान लो इस पर कोई एक अवयव है DS3। तो इससे होकर जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो कितना फ्लक्स होगा। तो देखें DS3 की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, यानी इसका जो एरिया वेक्टर होगा यहाँ से बाहर की तरफ होगा। और आप देख रहे हो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी ऐसे बाहर की ओर है, यानी दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। तो आप कह सकते हो φ3 इक्वल टू हो गया आपका EDS3 cos, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का। अब आप देख रहे हो कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो φ3 इक्वल टू हो गया EDS3। अब आप देख रहे हो कि यहां पर जो आवेश है वो समान रूप से वितरित है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सर्वत्र एक समान होगी। इसका मतलब ये है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक कांस्टेंट हो गया, यानी एक समान है। तो इसलिए जो कांस्टेंट राशि है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो φ3 इक्वल टू हो गया आपका EDS3। DS3 यानी छोटे छोटे अल्प पृष्ठ। इस छोटे छोटे अल्प पृष्ठ को जो कि वक्र पृष्ठ पर स्थित है सबको यदि हम जोड़ेंगे तो इस बेलन का वक्र पृष्ठ बन जाएगा। तो इसको आप बोल सकते हो φ3 इक्वल टू E इंटू S3। और S3 क्या है, इस बेलन का वक्र पृष्ठ है। और आप जानते हो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πRL। तो यहाँ पे φ3 इक्वल टू हो जाएगा E इंटू 2πRL। तो φ3 की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, φ3 इक्वल टू E इंटू 2πRL। अब यहां से आप देखो कि इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। गॉसियन पृष्ठ पर 3 पृष्ठ थे, S1 S2 S3। तो हम देखेंगे तीनों पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। अब हम देखते हैं कि पूरे गॉसियन पृष्ठ से कुल कितना फ्लक्स जा रहा है। जैसा कि हमने देखा था कि हमारे पास 3 पृष्ठ थे, S1 S2 S3। तो हमने देखा S1 से गुजरने वाला कुल फ्लक्स 0 है, S2 से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स 0 है, और S3 से गुजरने वाला कुल फ्लक्स φ इक्वल टू E इंटू 2πRL। तो टोटल फ्लक्स φ इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, φ इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो φ इक्वल टू क्या हो गया, φ1 की वैल्यू 0 थी हमारे पास, φ2 की वैल्यू भी 0 थी, और φ3 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2πRL। तो φ इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ हमें, φ इक्वल टू 2πRL। अब क्योंकि हमने गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया था, और गॉस की थ्योरम क्या कहती है हमें, गॉस की थ्योरम के अनुसार, गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं जो फाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमें पता है। अब हम ये देखते हैं कि ये रेखी चालक तार था, तो रेखी चालक तार पर जो आवेश की मात्रा होती है, यानी लैम्डा इक्वल टू क्या फार्मूला था हमारे पास, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L, यानी प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा। तो Q की वैल्यू क्या होगी, Q इक्वल टू क्या होगा हमें, लैम्डा L। तो यहां से Q की वैल्यू रखेंगे कि उस पर कुल कितना आवेश है, प्रति एकांक लंबाई पर कितना आवेश है। तो यहाँ पर फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका Q की जगह पे लैम्डा L बटे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम जानते हैं लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। यहां से फाई की वैल्यू प्राप्त हुई हमें लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फाई की वैल्यू जो है आप चाहो तो इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। यहाँ पर फाई इक्वल टू, ये दोनों फाई की वैल्यू है यानी दोनों इक्वल होंगी। तो यहां से हम देखते हैं, यहां से हम देखते हैं कि 2πRL, सॉरी E इंटू 2πRL, E इंटू 2πRL।
इक्वल टू हो गया आपका लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट। यहां से हमें ई की वैल्यू निकालना है, तो ई की वैल्यू निकालेंगे तो ई इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एल बटे आर एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। ई इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर। यानी किसी सीधे चालक तार के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको हम कहेंगे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर न्यूटन पर कूलम। यानी ये जो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, आवेश घनत्व पे डिपेंड करता है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी जबकि आवेश घनत्व अधिक होगा, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी यदि आर का मान कम होगा, यानी दूरी कम होगी। तो ये जो डेरिवेशन हुआ वो एक समान चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक।